मेरे मन में जो भी सवाल है शायद आपके मन में भी हो सकता है। तो आपके सामने मैं कुछ सवाल प्रेजेंट करना चाहूँगा। साथ में आप एक एक सवाल का आंसर आप डॉक्टर साहब से लोगे। तो सर से हम एक एक करके सवाल क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि जिनके पेरेंट्स जो बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं करते, उनके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार सोनू भाई, आपके द्वारा आज पुनः एक दूसरी बार इंटरव्यू लिया जा रहा है और बहुत ही सकारात्मक पहल, इसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि पेरेंट्स जो लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, तो देखिए केयर का मतलब होता है कि हम उनका हर प्रकार से ध्यान रखना। देखो, उनका भोजन, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होता है कि आजकल विलासिता का युग है और जो पालक लोग हैं वो भी बिजी शेड्यूल रहता है, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं और वो बच्चे थोड़े से अकेलापन का अनुभव करते हैं। पर यदि हम बच्चों पे बराबर ध्यान दें, उनकी जो पोषण है या शिक्षा पर, तो निश्चित तौर से जो बच्चे हैं आगे जाके परिपक्व होते हैं और अच्छी जगह पर जाते हैं। जी। और कई बच्चे के माइंड में ये आता होगा कि एक्चुअल में पढ़ना हमको कैसे चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके बिल्कुल भी दिमाग में घुसता नहीं। मतलब उनको क्या ऐसा कोई आइडिया आप दे सकते हैं? देखिए, हर बच्चे का जो पढ़ने का तरीका होता है अलग होता है। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जैसे हम बात करते, देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चे हैं, मतलब एक बार उसको पढ़ लेते तो उनके माइंड में सेटअप हो जाता है। कई बच्चे लिखते हैं, कई बच्चे समझते हैं, कई बच्चे क्या होता है, जैसे किसी बच्चों को क्या होता है कि जैसे कहानियों के माध्यम से जो टीचर लोग समझाते हैं तो उनका माइंड क्या होता है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर वो पढ़ाई करते हैं। अब दूसरी बात क्या है, जो हायर क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे हायर में अपन बात करते हैं, स्कूल की बात करें तो 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, जैसे कोई साइंस फील्ड का हो तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, डायग्राम को उनको समझने की आवश्यकता होती है। और डायग्राम यदि एक बार क्लियर हो जाता है तो उनके माइंड में पूरा सेटअप हो जाता है। और मेरे हिसाब से क्या होता है कि देखो, कई सारे बच्चों का जो IQ लेवल होता है अलग अलग होता है। मतलब कोई बच्चे का IQ लेवल कम होता है तो वो जल्दी कैच नहीं कर पाता है, कई बच्चों का IQ लेवल अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये इसमें पालकों की भी वो जिम्मेदारी होती है, या पालकों की जो स्थिति होती है, जिनके पालक जितने एजुकेटेड होते हैं उनके बच्चे उतने अच्छे मतलब पढ़ते हैं और उनका IQ लेवल उतना अच्छा होता है, उनका हर प्रकार से वो केयर करते हैं। इसलिए मतलब जो बच्चे होते हैं मतलब अच्छा से पढ़ाई करते हैं। और अगर अपन बात करें कि पढ़ने का जो तरीका होता है, हमने बात किया कि बहुत सारे जो बच्चे हैं डायरेक्ट ही रट्टा मारते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से सुझाव होगा, ये बच्चे जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे स्कूल लेवल की बात हो चाहे कॉलेज लेवल की बात हो, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद उसको मतलब उनको क्वेश्चन लगाना चाहिए। मतलब चाहे वो थ्योरी के क्वेश्चन हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो निश्चित तौर से ये पढ़ने का जो तरीका है बहुत अच्छा होगा और वो इस तरीके से आगे जा पाएंगे। आगे हमारा सवाल है कि कई बच्चे मल्टीपल चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं और उनके हाथ में एक भी सही नहीं लगता। यानी कोई भी फील्ड पकड़ लो, पढ़ाई हो गई या खेलकूद या कोई भी चीज़, तो उसमें क्या बेनिफिट है मल्टीपल में और वन चीज़ करने में? देखो, बहुत सारे जो बच्चे हैं मल्टी टैलेंटेड तो होते हैं जी। मल्टी टैलेंटेड होने के कारण वो लोग क्या होता है, मल्टीपल टारगेट लेके चलते हैं। जी। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि खेल भी खेल लें, पढ़ाई भी कर लें, अपना एंटरटेनमेंट या टीवी फिल्म वगैरह देख लें। बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ाई करते, परंतु क्या होता है कि एक समय ऐसा होता है कि अपने को कहीं ना कहीं एक टारगेट पे फोकस करनी रहती है। मतलब आज की दुनिया क्या है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। और हमने इस कोरोना काल में देखा है कि
टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, जी सर। तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि लोग मोबाइल से ही हर चीज़, मतलब ऐसा लगता है कि मोबाइल में उसको सब कुछ मिल रहा है। आप यूट्यूब देख लो, गूगल देख लो, आपको पूरी जानकारियाँ मिल जाएगी। जी तो बच्चे कहीं ना कहीं क्या होता है कि यार हमको ये भी करना चाहिए। और आज की दुनिया में क्या होता है, जो बिजनेस होता है, बिजनेस सेक्टर भी बहुत युवाओं में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। जी सर। तो सोचते हैं कि साथ में पढ़ाई के साथ साथ वो बिजनेस भी कर लें जी और ये भी कर लें। तो यदि अच्छा बड़ा लक्ष्य लेके चलना है तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, तब जाके वो अच्छे से सफलता अर्जित कर पाएंगे। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो कितना प्रभावी है, क्योंकि जो ऑफलाइन होता है उसमें डिफरेंट पढ़ाई होती है और ऑनलाइन में बच्चा घर लेके पढ़ता है, तो उसमें आउटपुट का कितना क्या रहता है? तो बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर 2020 मार्च से लगभग जितने जो शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज वगैरह सब बंद है। जी तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोगों ने ऑनलाइन का सहारा लिया, क्योंकि वही एकमात्र सहारा, क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते, जी क्योंकि पूरे शिक्षण संस्थान बंद है। तो सरकार के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को ऑनलाइन मतलब एजुकेशन के माध्यम से इनको जोड़ के रखें। लेकिन होता क्या है, पहले हम क्लासरूम या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि बच्चों को हम डायरेक्ट पूछते थे, बच्चा अपने सामने बैठा रहता था, जी उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, टीचर भी ध्यान देता था। और अगर स्टूडेंट को डाउट आ रहा है तो बराबर टीचर से क्वेश्चन कर सकता है, डाउट पूछ सकता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होंगे, अभी बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो कई जगह ऐसा है कि वन वे कम्युनिकेशन है, जी मल्टीपल नहीं है। वन वे का मतलब या तो वो टीचर को देख रहे हैं, लेकिन टीचर स्टूडेंट को नहीं देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, देखो ये एक प्रकार से इमरजेंसी समाधान है, ये परमानेंट समाधान नहीं है। पर एकदम से क्या होता है, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन है, वो पढ़ेंगे ही। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो क्लासरूम में भी नहीं पढ़ते थे, जी तो ये ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा कि पालकों को भी ध्यान देना चाहिए कि मतलब उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। यदि पालक जागरूक होंगे तो निश्चित तौर से ये ऑनलाइन एजुकेशन है जो अस्थायी समाधान है, इसके माध्यम से भी वो शिक्षा से जुड़ सकते हैं, अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा कि जो मोदी जी ने कहा है कि इंडिपेंडेंट बना, और इंडिपेंडेंट क्योंकि गांव वाले सीधे मतलब जब भी मतलब कोई पढ़ नहीं रहा है, छोड़ दिया उन्होंने पढ़ाई और सीधे मतलब बाहर चले गए काम पे। और वो जब आप कोरोना, बीच में कोरोना आ गया और वो जब गांव आए तो एक रिसर्च से पता चला था कि वहाँ पे डेटा देखा गया कि सबसे ज़्यादा ये सर्च किया गया है कि खेती कैसे करें। तो इंडिपेंडेंट बनना कितना ज़रूरी है? देखो आज जैसा कि अपन बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये स्लोगन मतलब जो बोलते हैं ना कि हमारे भारत देश में एक नारा चल रहा है या स्लोगन चल रहा है। पर देखिए ये बहुत अच्छी बात हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने कही है, लेकिन आत्मनिर्भर बने तो कैसे बने? आज हमारे भारत देश में क्या होता है, जो स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन नहीं है, आज केवल हमारे यहाँ पे क्या होता है कागजों तक सीमित वाले शिक्षा है। मतलब बच्चा पढ़ेगा भी, वो हायर एजुकेशन तक भी पढ़ लेगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो प्रैक्टिकली एजुकेशन जो बोलते हैं, जो होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल करना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। और आत्मनिर्भर भारत ये जो नारा है, मैं तो इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा कि टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। कई सारे सोशल मीडिया चलाते हैं, तो सोशल मीडिया में भी क्या होता है कि देखिए आज ऑनलाइन मार्केटिंग, बहुत सारे ऐसे बिजनेस चल रहे हैं। हम बिजनेस के सेक्टर में जा सकते हैं, लेकिन कैसे जाएंगे? जब उसकी जानकारी होगी हमें। बिल्कुल सही। स्किल डेवलपमेंट अगर सीखते हैं लोग, आज अगर बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कुछ, अभी देखा होगा आप लोगों ने कि पहले क्या होता था इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जैसे
जब मैं पढ़ता था उस समय क्या होता है, पीईटी होता था, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, मध्य प्रदेश के लिए। जी अभी अभी शुरू हुआ है पूरे देश के लिए IIT JEE। जी सर। लेकिन हमने देखा कि अब कई सारे लोगों कोई इंजीनियर के अंडर में काम कर रहा है तो बाकायदा पूरी गाड़ी सुधारना सीख जाता है, तो फिर खुद ही अपनी दुकान डाल लेता है। जी सर। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं ना कहीं उसको आत्मनिर्भर बना रही है। जी तो हमें कुछ ऐसा सीखना है कि आने वाले समय में यदि हमको गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब नहीं मिलती, हमको बढ़िया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में कदम बढ़ाकर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय क्या होता है, टेक्नोलॉजी का है, तो कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं, अब ये डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसा जोड़ूँ। जी ये ऑनलाइन एजुकेशन में क्या हो रहा है, टीचर घर से पढ़ा रहा है, जी बिल्कुल। टीचर घर से पढ़ा रहे हैं, तो जहाँ पर कहीं किराए से बिल्डिंग लिए होंगे तो वहाँ छोड़ दिए होंगे, तो उस बिल्डिंग वालों को डायरेक्ट नुकसान हुआ। जी मतलब कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन एजुकेशन या टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से कहीं ना कहीं किसी को ना किसी को तो नुकसान है। बिल्कुल। मतलब बेरोजगारी को बढ़ाने का ये, मतलब क्या बोलना चाहिए, ये सिस्टम है। जी सर। लेकिन हमें फिर भी तकनीकी के क्षेत्र में आना पड़ेगा। आना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आज कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना ने पूरी दुनिया को बंद कर दिया है। तो आने वाले समय में हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा। तो निश्चित तौर से ये जो एजुकेशन की बात हो रही थी, ऑनलाइन एजुकेशन की, तो निश्चित तौर से ये समटाइम्स के लिए ये प्रभावी हो सकता है, लेकिन परमानेंटली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आपने कहा अभी कि आने वाले फ्यूचर मतलब चेंज हो जाएगा, और समय के साथ अपने को भी अपडेट होना है। अगर नहीं होंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, तो और साथ में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अपडेट नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों को। तो आगे हम सवाल करेंगे, गोल है बच्चा अगर कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो लक्ष्य से भटक जाता है, और वो अपने लक्ष्य को वापस आने के लिए, मतलब स्थिर होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, देखो ये हमारे भारत देश में हमने देखा, मेरा व्यक्तिगत 8-10 साल का अनुभव बता रहा हूँ, कि जो लक्ष्यहीन होता है, मतलब दुनिया का, हम चाहे मानव समुदाय हो चाहे कोई अन्य की बात करें, जो तो वो घूमते ही रहेगा। जी सर। हमने देखा कि ये भीड़ भाड़ में लोग क्या कर रहे हैं, किसी ने ये लक्ष्य चुना, किसी ने वो लक्ष्य चुना। हमने 10वीं पास हुआ, मैं इसको दूसरे तरीके से बताता जी हूँ। बिल्कुल बताएं। जैसे बच्चा जब 10वीं पास होता है तो वो साइंस लेता है, साइंस में बायोलॉजी हो सकता है या मैथ्स हो सकता है। उसकी रुचि मतलब कुछ और करने का है। कोई बोलता है कि मुझे सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना है, कोई बोलता है मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है। ये कब की बात है? 10वीं के बाद की। तो उन्होंने सब्जेक्ट ले लिया, फिर उसको 11वीं 12वीं में किसी ने मिल लिया, नहीं किसी का तो नीट में नहीं होता, किसी का सिविल सर्विसेज में नहीं होता, किसी का लॉ के क्षेत्र में नहीं होता, तो फिर वो माइंड को दूसरी तरफ कर लेता है। जी मतलब जो एक कस्तूरी मृग होता है ना, सेम वैसी कहानी है। तो जब तक वो एक लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेगा, और लक्ष्य कैसे निर्धारित होता है? आपके बोलने से, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, पेरेंट्स के बोलने से कुछ नहीं होता है। लक्ष्य बनाने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल सर। अब इंटरेस्ट अगर होगा तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट का चयन होता है, और उसी के हिसाब से वो लक्ष्य को निर्धारण करता है। और जब लक्ष्य बन जाता है, लक्ष्य एक प्रकार से विजन है, विजन। जी सर। और विजन बहुत दूर है, सही। तो विजन को अचीव करने के लिए हमको या जो भी स्टूडेंट है, जो भी युवा हो, जो जिसको जो बनना है, उसको विजन को फतह करने के लिए, अचीव करने के लिए उसको मिशन बनाने की आवश्यकता है। और मिशन के लिए बहुत क्या होता है, एक खतरनाक, मतलब बहुत ही अच्छी रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस,
और पैसेंस जी ये भरपूर होना चाहिए। जी तो निश्चित तौर से वो क्या है कि लक्ष्य को हासिल कर पाता है। लेकिन आज हमने देखा जी कि युवा हर चीज़ करना चाहता है, जी सर। लेकिन उसके पास समय नहीं है और उसके पास धैर्य नहीं है। समय भी बहुत है, जी लेकिन वो चाहता है कि यार ये नहीं मिला तो फिर ये बदल लेता है, ये नहीं मिला तो वो बदल लेता है, इसलिए लक्ष्य से भटक जाता है। जी सर। तो मैं ऐसे युवाओं से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप बढ़िया अपनी रुचि के हिसाब से आपके लक्ष्य का निर्धारण करें, जी क्योंकि आपकी अगर रुचि होगी, आपका अगर लक्ष्य होगा तो आप मेहनत करोगे, और जब आप मेहनत करोगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता जल्दी मिलेगी। जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा, और वो है कि कई बार देखा गया है कि कई लोग प्रेजेंट में जीते हैं और कई लोग पास्ट में जीते हैं और कई लोग फ्यूचर में जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ जीना चाहिए? क्योंकि पास्ट में जीने अगर कुछ गलतियाँ की है तो अपन उन चीज़ों से कुछ सीख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में वो परेशानी आ जाती है तो अपन कहते हैं कि वो परेशानी लेकर बैठ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बहुत सारे जो स्टूडेंट है, मैं जैसे अपने अभी युवा पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, जी पास्ट में क्या होता है, पास्ट जो होता है जी वो हमेशा याद रखना कुछ ना कुछ हमको सीखने के लिए, कुछ सुधार करने के लिए होता है। जी पास्ट को जब भी देखते हैं तो हमको एक सीख मिलती है कि हमारे साथ पुराने समय में क्या गलतियाँ हुई हैं। बिल्कुल। और वर्तमान जो होता है जी वो भविष्य को बेस्ट बनाने के लिए होता है। जी सर। जैसे हम बात करें इसको दूसरे शब्दों में, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ, जी असली ज़िंदगी ना पास्ट में है जी न फ्यूचर में है, केवल प्रेजेंट में है। ना पास्ट ना नेक्स्ट, ओनली प्रेजेंट में। तो स्टूडेंट या युवा पीढ़ी अगर प्रेजेंट टाइम को बेटर करें जी तो निश्चित तौर से जो फ्यूचर होगा वो बेस्ट होगा। जी ये कुल मिला के जितने सारे जो क्वेश्चन हैं वो ले दे के वहीं आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट, जैसे आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि पास्ट को देख के कई सारे स्टूडेंट पछतावाई करते हैं, जी और कई सारे लोग युवा पीढ़ी वो भविष्य को देख देख के ऐसा मतलब ड्रीम चलते हैं ना, जैसे अपन सोते हैं तो सपने चलते अपने दिमाग में जी सर। कि हम उड़ रहे हैं, हम तैर रहे हैं, जी हम कहीं कलेक्टर बने, हम कहीं नेता बने। ये किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की। फ्यूचर की। लेकिन वो बंदे प्रेजेंट में कुछ नहीं करते हैं, जी तो वो कहीं के नहीं रहते हैं। जी सर। तो मेरा सभी युवा पीढ़ी से एक निवेदन है, अनुरोध है कि वो पास्ट से कुछ सीखें और वहाँ के अनुभव को प्रेजेंट में डालें, जी और प्रेजेंट में अगर वो अच्छा हार्ड वर्क करें तो निश्चित तौर से जो फ्यूचर होगा वो बेस्ट होगा। तो जाते जाते दोस्तों ये सेशंस ख़त्म करने जा रहे हैं, और लास्ट में आप सर से फाइनल क्वेश्चन ये है कि आप युवाओं को और पेरेंट्सों को क्या कहना चाहोगे? लास्ट सवाल जो क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। ये जैसा कि आपका जो ये सेकंड लाइव सेशन जो था हमारे साथ, जी और ये लास्ट क्वेश्चन है ये सेकंड लाइव सेशन का। तो जैसे युवा है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे पेरेंट्स हैं, अभी इस कोरोना काल में मैं कोरोना पे बात करूँगा। अभी हम लोगों ने देखा कि 2020 से ये 2021 चालू है और ये कोरोना काल चल रहा है। दूसरी लहर चली गई और दूसरी लहर में आप सभी लोगों ने देखा कि ना जाने हमारे कितने सारे अपने लोग हमसे बिछड़ गए। मैं चाहता हूँ चाहे वो युवा हो, चाहे मातृशक्ति हो, पितृशक्ति हो, लास्ट में जो मेरा प्रमुख संदेश यही होगा कि हम इस कोरोना काल में जिस प्रकार शासन प्रशासन के द्वारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, परंतु कुछ ना कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ अफवाहें हैं, कुछ गलत धारणाएं हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये गलत धारणाओं को भूलकर
आप वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा उपाय है जो हमें कोरोना से सुरक्षित रख सकता है। हम मास्क फ्री हो सकते हैं, फिर से हमारा देश विकास की धारा में जुड़ेगा। इसलिए आप इस कोरोना काल में आप कोरोना से सावधानियां बरतें और लोगों को भी समझाइश दें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी को जो युवा है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कोरोना काल में भी आप जिस भी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं आप पढ़ाई करें। निश्चित तौर से आने वाला जो समय होगा हम कोरोना से जीतेंगे और फिर से हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हम इन क्षेत्रों में अच्छा कार्य करेंगे और इस जिले का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।